नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, जहाँ पे हमने स्पेसिफिकली देखा था कि बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिल रहे थे कि सीएसएफ में और सीरम में जो ट्रू कोलिनेस्टेरेज और स्यूडो कोलिनेस्टेरेज की लेवल्स में कुछ चेंज नहीं मिल रहा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट्स में। वहीं दूसरी साइड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जो इनके पूरे कंट्रास्ट रिजल्ट्स दे रहे थे। उन्हीं के एग्जांपल्स हम इस वीडियो में देखेंगे और देखेंगे कि वाकई इन एंजाइम्स का कुछ कनेक्शन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस से, या फिर जो इनिशियली एक्सपेरिमेंट्स में बताया जा रहा था कि कोई कनेक्शन नहीं है, वही बात सही है। सो लेट्स कंटिन्यू। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये जाना गया कि जो डीमाइलिनेशन है यानी माइलिन शीट का हटना, वो इन विट्रो और इन वीवो दोनों ही तरीके से लाई जा सकती है एंजाइम से, और स्पेसिफिकली एंजाइम्स ऑफ दिस टाइप यानी कोलिनेस्टेरेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स इस रिलेशन में हुए देखते हैं। मॉरिसन एंड ज़ेमेंसिक 1950 में इन्होंने रैबिट के स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को इंक्यूबेट किया था, और इनका इंक्यूबेशन किस किस के साथ हुआ था? कोबरा वेनम के साथ, जिसमें फॉस्फोलाइपेज ए होता है, या फिर इन्होंने क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई फिल्ट्रेट के साथ इनको इंक्यूबेट किया, जिसमें टॉक्सिन अल्फा टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, जो कि जिसकी कैपेबिलिटी मानी गई है स्प्लिटिंग ऑफ फॉस्फोराइल कोलिन फ्रॉम लेसिथिन। लेसिथिन से अलग करता है फॉस्फोराइल कोलिन को, यानी फॉस्फोलाइपेज सी का काम कर रहा है। और इन्होंने दोनों ही इंस्टेंस में देखा कि डीमाइलिनेशन होती है, कोबरा वेनम यानी फॉस्फोलाइपेज ए के प्रेजेंस में भी, और क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई फिल्ट्रेट यानी फॉस्फोलाइपेज सी के प्रेजेंस में भी। आगे चल के यानी एक साल बाद ही 1951 में वोगेल ने एक अकाउंट पब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में मेंशन किया था। और उस एक्सपेरिमेंट्स में जब उन्होंने प्योरीफाइड लाइपेज को रैबिट्स के ब्रेन में इंजेक्ट किया, या फिर उन्होंने इंट्रावास्कुलरली प्योरीफाइड लाइपेज को इंजेक्ट किया, तो उन्होंने देखा कि डीमाइलिनेशन हुई है। वहीं पर जब उन्होंने इंट्रासेरिब्रल इंजेक्शन दिए ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के, तो वहाँ पे डीमाइलिनेशन नहीं हुई, लेकिन फोकल एरिया ऑफ नेक्रोसिस ज़रूर डेवलप हुए। उसके बाद जब उन्होंने हीट इनएक्टिवेटेड पैनक्रियाटिक लाइपेज दिया, तो अब भी डीमाइलिनेशन नहीं हुई ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। तो जो ये लाइपेज प्रेपरेशन है, उसमें उन्होंने ये देखा कि इन विट्रो सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड जो इंक्यूबेट किए जाते थे, प्योरीफाइड लाइपेज जो है उसको भी डीमाइलिनेशन कॉज करती थी उसमें भी। वोगेल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में एक और चीज़ बताई कि जिन गिनी पिग्स में एन्सेफेलोमाइलाइटिस कॉज किया जाता था इंजेक्शंस के थ्रू, किस चीज़ की इंजेक्शंस ऑफ ब्रेन इमल्शंस एंड एडजुवेंट्स सच एज माइकोबैक्टीरियम ब्यूटाइरिकम, उन गिनी पिग्स में इंजेक्शंस की साइट पे ग्रैन्युलोमेटस टिश्यू में लाइपोलाइटिक एंजाइम्स जो हैं मिली उस वक्त। अब इन एक्सपेरिमेंट्स की कितनी सिग्निफिकेंस थी कितनी नहीं थी, उस वक्त कोई डिटरमाइन नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी ये तो समझ आने लगा कि ये एंजाइम्स भले ही खुद जो है माइलिन शीथ के लिपिड्स को ना हटाती हों, लेकिन ये बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं खुद, या फिर बॉडी को हेल्प करती हैं कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए जिनका जो है माइलिनोलाइटिक है, यानी माइलिन शीथ के लिपिड्स को डिग्रेड करती हैं। और साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स ने ये भी इंडिकेट किया कि ये जो तीन एंजाइम्स हैं, दैट इज अ लाइपेज, phospholipases A and C, can initiate changes in vitro which closely resemble in vivo demyelination. अभी सिंस इन विट्रो और इन वीवो बहुत बार यूज़ हुआ है, तो दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड कि इन विट्रो और इन वीवो का क्या मतलब है, इन विट्रो एंड इन वीवो दोनों ही शब्द लैटिन से लिए गए हैं। इन विट्रो बेसिकली इन लैटिन मीन्स इन ग्लास, यानी एक्सपेरिमेंट्स जो ह्यूमन बीइंग या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड कंडक्ट किए जाते हैं, टेस्ट ट्यूब में या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में, ग्लास में, तो उनको बेसिकली इन विट्रो मेंशन किया जाता है। और जो रिसर्च या एक्सपेरिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कंडक्ट की जाती है, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे
ह्यूमन बीइंग हो लैब में, उसको इन वीवो कहते हैं। अब वो लैब में भी हो सकती है या कहीं ऐसा एनवायरनमेंट बना के भी हो सकती है। अब इन एक्सपेरिमेंट से एक व्यू पॉइंट निकाले जाने लगा कि जो ओल्ड थ्योरी थी मल्टीपल स्क्लेरोस की, कि द थ्योरी ऑफ माइलिनोलाइसिस यानी माइलिन शीट का हटना या टूटना या डिग्रेड होना अकरिंग इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, और ऐसा ही अटेम्प्ट्स जब किए गए इंजेक्ट करके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में डीमाइलिनेट करने के, और सिमिलर कंडीशंस प्रोड्यूस हुई, तो उससे ये एक बेसिक आइडिया निकाले जाने लगा कि एक्सेस ऑफ लाइपेज और ऑफ एन एस्ट्रेस जो है माइलिन शीट को इफेक्ट करता है। अब जहाँ एस्टरेज या लाइपेज का ज़्यादा होना माइलिन शीट को इफेक्ट करता था, उसको डीमाइलिनेट होना पड़ता था, तो वहीं ये व्यू पॉइंट भी आने लगा कि जो इससे ऑपोजिट एक्टिविटी करते हैं, यानी जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोकते हैं, उनकी वजह से भी डिग्रेडेशन हो सकता है, उनकी वजह से भी माइलिन शीट जो है ख़राब हो सकती है। और ये व्यू पॉइंट कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस पे बेस्ड था, जहाँ पे थोड़े अमाउंट में एंटी कोलिनेस्टेरेज जो है एडमिनिस्टर किया गया, और उसकी वजह से डीजेनरेटिव लीजन्स हुए पेरिफेरल नर्व्स में। जब इनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लीजन से कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली ये उसके आगे बहुत छोटे हैं, बट फिर भी जो एंटी कोलिनेस्टेरेज कंपाउंड्स थे, उनकी एक्टिविटी वहाँ पे वेरीफाई की गई। और पेरिफेरल नर्व्स के साथ साथ जो है लॉन्ग ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में भी ऐसे डिग्रेडेशन वाले लीजन्स देखे गए। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये भी पाया गया कि जो एक कंपाउंड कॉल्ड TOCP और ट्राई ऑर्थोक्रेजाइल फॉस्फेट, जो कि रिस्पॉन्सिबल था जिंजर पैरालिसिस के आउटब्रेक के लिए US में इन 1930 कुछ एनिमल्स में इंक्लूडिंग हेंस, ये कंपाउंड जो है पैरालिसिस ऑफ नर्व और नर्व लीजन्स भी कॉज कर सकता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया। तो TOCP बहुत सारे एनिमल्स सच एज हेन में काफ़ी तकलीफ कॉज करता था, लेकिन जो रैट्स हैं वो समवॉट सीम्ड टू बी रेसिस्टेंट। अब आगे जो है ये ब्लॉश इन 1941 में उन्होंने ये बताया कि ये जो कंपाउंड है कॉल्ड TOCP, इट इज़ बेसिकली एन इनहिबिटर ऑफ कॉलिन एस्टेरेज। और उससे थोड़े समय बाद ही मेंडल एंड र्यूंडे ने ये बताया कि जो सीरम कॉलिनेस्ट्रेज है रैट की, वो तो फिर भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है इस कंपाउंड के इंजेक्ट करने के बाद, लेकिन जो ट्रू कॉलिनेस्ट्रेज है वो अनअफेक्टेड रहती है। अर्ल एंड थॉमसन ने इन फाइंडिंग्स को ह्यूमन नर्वस सिस्टम में भी एक्सटेंड किया, और ये देखा कि TOCP के बाद के प्रेजेंस के बाद जो है सिलेक्टिव एक्शन जो होता है वो ह्यूमंस में भी अप्लाई होता है, इन वीवो एज वेल एज इन विट्रो। यानी कि जो सीरम कॉलिनेस्ट्रेज है वो फिर भी इफेक्ट हो जाती है, लेकिन ट्रू कॉलिनेस्ट्रेज पे कोई असर नहीं पड़ता। तो 10 बाद में ये भी देखा गया कि जो हेंस में है और उनको पॉइजनिंग डोज ऑफ TOCP दी जाती है, तो स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज ऑफ सीरम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के काफ़ी फ़र्क आता है, लेकिन जो ट्रू कोलिनेस्ट्रेज है वो अनअफेक्टेड रहती है। तो ये अनुमान लगाया जाने लगा कि TOCP जो कि कोलिनेस्ट्रेज का इनहिबिटर है, स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज का, तो जब उसके इंजेक्ट होने से पैरालिसिस हो सकता है, तो और भी सिलेक्टिव इनहिबिटर्स ऑफ स्यूडोकोलिनेस्ट्रेज की वजह से भी सिमिलर कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती हैं, यानी लीजन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं नर्व्स में, या पैरालिसिस हो सकता है। सारे नहीं, लेकिन कुछ ज़रूर ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, और आगे एक्सपेरिमेंट्स वही बताए जाने लगे। और जो इन केसेस के एग्जाम्पल्स आते हैं वो आते हैं बिटस्ट्रप, बुनेल एंड बैकेट से, जिन्होंने 2 केसेस रिपोर्ट किए सिवियर पैरालिसिस इन पेशेंट्स में, जो कि एक्सीडेंटली एक्सपोज हो गए थे पॉइजनिंग बाय एन ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंटीकोलिनेस्ट्रेज नोन एज मिपेफॉक्स बिस मोनोआइसोप्रोपाइल अमीनो फ्लोरोफॉस्फाइन ऑक्साइड। और इन दोनों ही पेशेंट्स में प्लाज्मा और एरिथ्रोसाइट कोलिनेस्ट्रेज की लेवल जो है काफ़ी कम हो गई थी।
बार्नेस एंड डेंस ने सेम ईयर में सिमिलर कंपाउंड से हेंस में जो है पैरालिसिस प्रोड्यूस की थी, और बार्न्स एंड डेंस ने DFP नाम के कंपाउंड से भी हेंस में पैरालिसिस प्रोड्यूस की थी। इससे कुछ ही समय बाद डेविसन एंड टॉमसन ने ये दिखाया कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनो फॉस्फोरस कंपाउंड्स भी हैं जो कि सिलेक्टिव इनहिबिटर्स भी हैं स्यूडोकोलिनेस्टरेज के, लेकिन वो कुछ भी डिजेनरेटिव लीजन्स ऑफ नर्व्स कॉज नहीं करते हैं, even though they are capable of producing extensive inhibition of pseudocholinesterase in spinal cord after administration of the same in hands। इन सब एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी जो है फोकस बहुत वाइड रहा उस वक्त। वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे उन्होंने सोचा कि जो ये लीजन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन की वजह से, तो ये एक पार्ट हो गया जो नर्वस सिस्टम को हार्म कॉज कर रहा है। हमें और भी फैक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए, उनको भी कंसिडरेशन में रखना चाहिए। और इनकी जो एक कॉमन बायोकेमिकल प्रॉपर्टी है इन कंपाउंड्स की, कि जो ये हाई डाइल्यूशन में भी ये सिलेक्टिव इनहिबिटर्स होते हैं स्यूडोकोलिनेस्टेरेज के। कुछ जो है प्रोटीनेसेस, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आर ऑल्सो नोन टू बी इनहिबिटेड बाय DFP, और कुछ ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स, although somewhat high concentration of these compounds are needed, लेकिन ये भी इनहिबिट कर सकते हैं प्रोटीनेसेस, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन को और स्यूडोकोलिनेस्टरेज को। और जो क्योंकि माइलिन शीथ का जो नेचर है वो प्रोटियोलिपिड है, यानी प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है, इस वजह से जो एग्जामिनेशन हो रहा था डीमाइलिनेशन और डीमाइलिनेटिंग एंड नॉन डीमाइलिनेटिंग एस्टरेज इनहिबिटर्स का ऑन द प्रोटीनेसेस ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो इस एस्पेक्ट के जो इसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिसमें ये देखा गया हो कि प्रोटीनेज इनहिबिशन जो है प्रोडक्शन ऑफ इस नर्व लीजन्स में कुछ हेल्प कर रहा था। तो जिस बुक से मैं आपको बता रही हूँ और इस चैप्टर के ऑथर का व्यू पॉइंट ये था उस वक्त कि इतने एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि ये एंजाइम्स जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के प्लेग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्दो सम हिंट्स थे इसके पक्ष में, लेकिन वही कुछ चीज़ें उस वक्त थॉट प्रोसेस में इसके विपक्ष में भी थी। और क्या एंजाइम्स के एस्पेक्ट्स जो स्टडी किए गए थे ड्यूरिंग 1940s 1950s या उससे पहले, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। this video ends here. Thank you so much for watching this video, and please share this video, please like this video and leave your comments below. Thank you so much. Bye bye. And yes, please subscribe to the channel. Thank you.